नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने परिवार बिट्टा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी को ये पता है कि हम एसआर सैनी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यदि आप हमसे लगातार जुड़े हुए हो तो आप सभी को ये पता है कि हम पिछले 2 महीनों से लगातार एसआर सैनी बुक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमने लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके साथ साथ हमने लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो किया है एपी, जीपी और एचपी, जिसको अपन सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है ना, वो टॉपिक है आपका बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। देखो, हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं एसआर सैनी बुक में से। अब मैं ये गारंटी लेता हूं कि उन चारों टॉपिक्स में से आपको यदि कोई भी क्वेश्चन दे दे, चाहे पीजीटी या फिर टीजीटी लेवल का कोई भी क्वेश्चन दे दे, तो मैं आपको ये गारंटी लेता हूं कि अगर आपने क्लासेस सभी अटेंड करी हैं और खुद से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करी है, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दे वो आप सोल्व कर ही लोगे। चाहे वो बाई ऑप्शन से सोल्व करो, चाहे वो बेसिक से सोल्व करो, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से बना दोगे। मेरे हिसाब से उसमें आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो हमने जो 4 टॉपिक किए ना, वो चारों टॉपिक हमने वहां से उठा कर किए हैं जो आपका आगे आने वाले दिनों में DSSB का एग्जाम होगा, वहां भी वे चारों टॉपिक आपको सिलेबस में मिलेंगे। और इतना ही नहीं, वो सिलेबस में ही नहीं मिलेंगे, उनका वेटेज भी सबसे ज़्यादा रहने वाला है। किसमें? चाहे आप DSSB की बात कर लो, चाहे आने वाली वैकेंसीज EMRS की बात कर लो। अब देखो, जो EMRS की वैकेंसी है ना, ये काफ़ी चर्चा में रही है आजकल, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने अपना जो नोटिफिकेशन का रूल है वो जारी किया था कि हमारे पास जो 38,000 वैकेंसीज खाली हैं, तो हम रिक्रूटमेंट के द्वारा ये वैकेंसीज भरने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने 3 तरीके बताए थे कि हमारे पास जितनी भी 38,000 वैकेंसी हैं उनको हम एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिलअप करेंगे, मतलब सीधा एग्जाम कंडक्ट करवा के। एक हम करेंगे बाई प्रमोशन लेकर हम उन वैकेंसीज को फिलअप करेंगे। और एक हम करेंगे जो हमारे EMRS के अंदर ही एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, चाहे वो टीचिंग में हो चाहे नॉन टीचिंग में हो, ठीक है, उनका अंदर ही एग्जाम करवा कर वो वैकेंसीज को फिलअप करने वाले हैं, ठीक है। अब 2 दिन पहले ही EMRS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जिनमें उन्होंने प्रिंसिपल, पीजीटी, जूनियर, वो JSA मतलब अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट की उन्होंने वैकेंसीज जारी कर दी हैं, ठीक है। जिसमें आपको 4,500 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट का उन्होंने सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसीज हैं उन्होंने बता दिया है कि इस सब्जेक्ट से इतनी इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, उन्होंने सब विस्तार से बता दिया है। हालांकि एग्जाम डेट की उन्होंने अभी तक नहीं बताई है, क्योंकि एग्जाम डेट है ना, वो संभावित ये लग रहा है कि अक्टूबर या नवंबर तक ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है EMRS द्वारा, ठीक है। अब देखो, जो वीडियो मैंने बताया था ना, वहाँ पे 2 दिन पहले ही हमने क्लास ली थी EMRS के बारे में। वहाँ पर देखो, मेरे से एक गलती हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। देखो, मानवीय गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। हम यदि क्लास 1 घंटा की क्लास लेते हैं या फिर आधा घंटा की क्लास लेते हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब बोलने में या फिर कुछ पढ़ने में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। उनको आप मानवीय गलती मानकर मुझे माफ़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने वहाँ पर क्या बोल दिया था, जो आपका जो फॉर्म, मैंने उनको बोल दिया था कि आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 31 जुलाई से, लेकिन एक्चुअल में क्या था, आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। जो EMRS के फॉर्म भरने की लास्ट डेट तो है 31 जुलाई 2023। मैंने भूल से वहाँ पर ये बोल दिया था कि आपकी फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 31 जुलाई 2023। तो ये आप मानवीय गलती मानकर अपना छोटे भाई या फिर बड़ा भाई समझकर मुझे माफ़ कर सकते हो, ठीक है। इतना तो मैं आपसे मतलब एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो देखो, हमने बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। अब देखो, मैंने वहाँ पर जो सिलेबस पढ़ा था आपके सामने, तब मैंने दिखाया था कि जो बाइनोमियल थ्योरम है वो आपका EMRS के पीजीटी सिलेबस में एज इट इज़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप हमारे से जुड़कर अगर यदि 100-150 क्वेश्चन, मतलब एसआर सैनी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन यदि हमारे से जुड़कर आप लगातार सोल्व करते हो, तो ये मैं गारंटी लेता हूँ। देखो, यदि मैं ये क्वेश्चन सोल्व करते हो ना आप, तो बाइनोमियल थ्योरम से यदि जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे 1 क्वेश्चन आए चाहे 2 क्वेश्चन आए, वो आप 100% एग्जाम में लगा के आओगे। ये देखो, मैं आपसे ये गारंटी लेता हूँ, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, एक तो देखो, हमारे जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्यों है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ना किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर किसी ना किसी IIT या फिर किसी न किसी आपके जो सेंटर में एग्जाम होते हैं NVS KVS, इन सभी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। एक तो मतलब ये है, मतलब इनका जो क्वेश्चंस का जो
आप रिलायबिलिटी मानते हो, उनकी विश्वसनीयता मानते हो, इनमें देखो कोई भी संदेह नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन एक तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, अलग अलग नए नए कंसेप्ट से ये क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे पास। जितनी भी वैरायटी हो सकती हैं किसी टॉपिक में से, उन सभी वैरायटीज से यहाँ से एक एक क्वेश्चन उठाया गया है आराम से, ठीक है। अब देखो जो हम इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ यहाँ से कि आपको हमारे से जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखो एक तो हमारा तरीका रहेगा कि एग्जाम में हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व कर पाएँ, क्योंकि मैथमेटिक्स से जुड़े हुए एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है। चाहे वो एसएससी के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम देख लो, चाहे आप जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, टीजीटी का एग्जाम होता है, पीजीटी का एग्जाम होता है, या फिर आपका कॉलेज लेक्चरर या फिर फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्जाम होते हैं मैथमेटिक्स से संबंधित, वहाँ पर देखो सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही आती है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करने भी नहीं है सारे, है ना, क्योंकि जो इनकी मेरिट है ये भी देखो आपको पता है कि बहुत ही कम मेरिट जाने वाली होती है। आपको पूरे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, आपको उन चुनिंदा क्वेश्चंस को उठा के सोल्व करना है जो आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर सको, कम से कम टाइम में सोल्व कर सको और उसको सही सोल्व कर सको। तो कर सको, देखो ये तीन कंडीशन होती है। आपको सबसे कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको उस क्वेश्चन को सही सोल्व करना है, और आपको वो चुनिंदा क्वेश्चन ही उठाने हैं जो आप खुद से सोल्व कर सको। देखो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व नहीं करने की जरूरत होती है। तो देखो मैं आपको यही चीज दिखाने जा रहा हूं कि हमें क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करना है, या फिर उस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सोल्व करने के लिए हम अप्रोच क्या लगाएंगे, हम टेक्निक क्या लगाएंगे, ऐसी कौन सी टेक्निक लगाएंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी एग्जाम में सोल्व कर पाएं, ठीक है। तो देखो यही सीख रहे हैं अपन पिछले 2 महीनों से। यदि आप हमारे से लगातार जुड़े हुए हो तो आप देखो अब तक ये चीज़ें आपको मतलब थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई होगी कि किस टॉपिक में से हम जो क्वेश्चन आएगा और उसको सोल्व करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी। आपको देखो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझ में आने लग गया होगा, ठीक है। तो देखो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे अपने इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 16 से अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास तक इसमें क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है आपके पास, यदि एक्स वाई आर धनात्मक पूर्णांक हो तो एक्स सी आर प्लस एक्स सी आर माइनस 1 वाई सी 1 प्लस एक्स सी आर माइनस 2 वाई सी 2 प्लस ऐसे करके ये सीरीज बन रही है, और इसमें आपको इसका वैल्यू निकाल के बताना है, ठीक है। तो देखो मेरा तो तरीका ये रहेगा कि आप क्या करो, आप अभी जो क्लास चल रही है आपकी यूट्यूब में, क्लास को अभी आपके लिए पॉज कर दो, 2 सेकंड के लिए पॉज कर दो आप क्लास को, और पेन पेपर लेकर आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो ये तरीका होता है हमारी क्लासेस को अटेंड करने का। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप इसमें कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाओगे, मतलब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप फिर से वीडियो चालू करके अब ये जो मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ ये सॉल्यूशन आप देख सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आप इस क्वेश्चन को करने में अटक रहे थे, कहाँ आपको डाउट आ रहा था, वो डाउट आपका यहाँ का यहीं पर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यदि आप डाउट को एक बार के लिए छोड़ दोगे ना, तो बाद में ना तो आपको याद रहेगा इस टॉपिक में क्या डाउट था या फिर इस क्वेश्चन में क्या डाउट था, और ना ही आपको वो डाउट कभी क्लियर होने वाला। और क्या पता कि उस टाइप का क्वेश्चन ही या फिर वो क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाए, तब वो धोखा होगा ना आपको। वो धोखा देखो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ आप जो है ये सॉल्यूशन आप यहीं पर आप सॉल्यूशन अच्छे से देख सकते हो, ताकि आपका डाउट यहाँ पर ही क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन आपके पास, एक्स वाई आर 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, एक्स वाई आर 3 पॉजिटिव इंटीजर है, और इनके लिए हमें ये वैल्यू सोल्व करके बतानी है। तो क्या ये ज़रूरी है क्या कि हम एक्स वाई आर के लिए ही ये वैल्यू सोल्व करके बताएं? कोई ज़रूरी नहीं है। हम एक्स वाई आर को कुछ भी अपने हिसाब से अज्यूम कर लेंगे, और अज्यूम करने के बाद में ये जो सीरीज बन रही है ना, इसका मान हम निकाल लेंगे, और बाई ऑप्शन में हम एक्स वाई आर जो मान रहे हैं वो ऑप्शन में वैल्यूज पुट कर ये जो सीरीज हमें आंसर देगी वो आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आपको एक्स वाई आर को इस हिसाब से मानना है। अब ये नहीं है कि एक्स वाई आर को आप 1 2 3 मान लो। क्यों मान लोगे 1 2 3? क्योंकि आपके पास जो सीरीज बन रही है ना, उस सीरीज के हिसाब से आपको वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेगी। देखो एक्स सी आर बन रहा है यहाँ से, तो एक्स को आप इस तरीके से मानो ताकि एक्स जो है ये आर से बड़ा होना चाहिए,
है ना। और एक्स वाई आर पॉजिटिव भी होने चाहिए, एक कंडीशन ये भी है देखो, पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, एक्स आर से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी होती है कि जो हम एन सी आर लिखते हैं, एन सी आर यदि हम लिखते हैं ना, तो ये चीज़ आपको पहले से ही अंडरस्टूड होनी चाहिए कि जो एन होता है ना, ये आर से ऑलरेडी पहले से ही बड़ा होगा, ठीक है, एन आर से बड़ा होगा। इसी तरीके से ये एक्स सी आर माइनस वन भी लिख रहा है, एक्स सी आर माइनस टू भी लिख रहा है, और ये देखो वाई सी वन भी लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ये वाई सी वन भी लिख रहा है। इसका मतलब जो वाई है ना, ये देखो वाई सी आर भी लिख रहा है, ये तो वाई आर से भी बड़ा होना चाहिए, एक्स भी आर से बड़ा होना चाहिए, एक्स और वाई और आर क्या होने चाहिए? तीनों पॉजिटिव इंटीजर ये होने चाहिए। इस तरीके से आपको वैल्यूज को अज्यूम करना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को कुछ बड़ी वैल्यू मान लेंगे, बड़ी ज्यादा बड़ी नहीं, 1 से 1-2 नंबर बड़ा मान लेंगे। तो मैंने एक्स को 3 मान लिया, y को मैंने मान लिया 4, और r हमें नीचे लेना है ना, r की वैल्यू 3 और 4 से छोटी लेनी है, तो चलो r को मैंने मान लिया कितना 1। अब देखो x और y को भी हमने अलग अलग मान लिया, ताकि हमें ऑप्शन में जब सोल्व करें, ताकि हमें वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट कुछ ना हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बनाते हैं अपन, ये 3 वैल्यूज अज्यूम करने पर ये क्या बनेगा, XCR मतलब 3C1 प्लस, अब देखो लास्ट वाली जो वैल्यूज है ना, वो आप पहले ही सोल्व करके रख लेना, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हमें सीरीज में जाना कहां तक है, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यूज तक ही हमें जाना है। तो YCR का मतलब देखो, YCR का मतलब क्या हो गया, 4C1, क्या हो गया 4C1, इसका मतलब हमें 4C1 तक जाना है इसमें। अब देखो पहला पद क्या आया हमारे पास 3C1, सेकंड पद क्या आएगा XCR-1, x का मतलब 3, CR-1 का मतलब कितना 0, ठीक है। और यहां पर मल्टीप्लाई में कितना है YC1, y की वैल्यू कितनी है 4, और C1 देखो ये आ गया मल्टीप्लाई में YC1, इसका मतलब हमें YC1 तक ही जाना था, तो ये हम लगा देंगे 4C1, ठीक है। अब ये देखोगे कि यहां पर तो मल्टीप्लाई में 3C0 आ रहा है, तो 3C0 की वैल्यू भी क्या होती है 1 ही होती है, इसीलिए यहां पर जो है लास्ट टर्म क्या आई थी, सिर्फ हमारे पास YC0 ही आई थी। अब क्या ये वैल्यू सोल्व कर सकते हो क्या आप, तो 3C1 की वैल्यू 3 प्लस 3C0 की वैल्यू 1, 4C1 की वैल्यू कितनी 4, तो ये देखो कितना आ गया हमारे पास 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। अब ये देखो हमारे पास आंसर कितना आया इस सीरीज का, 7 आंसर आया ना। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमें 7 आंसर देगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए जाते हैं अपन, XYCR मतलब 12C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, क्या इसने 7 दिया गया, नहीं दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। X प्लस वाई कितना 7, CR कितना 1, तो 7C1 की वैल्यू कितनी होगी 7 ही होगी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमें 7 आंसर दे रहा है, तो वही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे कोई भी ऑप्शन चेक कर लो, हमें 7 नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा राइट आंसर होगा। अब ये देखो, यदि आप ये सवाल अब यदि आपका ये क्वेश्चन हो मेरे से कि ये 7 ही क्यों हुआ, यदि हम एक्स वाई को और कुछ वैल्यूज मान ले, तो क्या ये सेकंड ऑप्शन ही आएगा क्या, तो ये भी आप कर सकते हो। देखो एक्स को मैंने मान लिया 4, वाई को मैंने मान लिया 5, और आर को मैंने मान लिया 2, चाहे ये वैल्यूज के लिए भी करोगे ना आप, तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला है। कैसे मिलेगा देखो, लास्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास YCR, मतलब लास्ट वैल्यू आपके पास कितनी आनी चाहिए 5C2 आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए 5C2 आपके पास लास्ट वैल्यू आनी चाहिए। पहला वैल्यू क्या आना चाहिए XCR मतलब 4C2 प्लस XC 4C1 मल्टीप्लाई YC1 मतलब 5C1, ठीक है। 5C2 नहीं आया ना अभी तक, तो हम आगे भी सोल्व करेंगे। XCR-2 मतलब 4C0 YC2, y की जगह मतलब कितना 5, और C2 की जगह ये आ गया, देखो मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म आपके पास ये आ गया। अब देखो ये सीरीज सोल्व करके देखो, 4C2 की वैल्यू कितनी बनेगी 4 मल्टीप्लाई 3/2, तो ये क्या बन गया आपके पास 6 ना, प्लस 6 ही तो बना, प्लस 4C1 की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5, प्लस ये वैल्यू 1, 5C2 की वैल्यू कितनी बनेगी 5 मल्टीप्लाई 4/2, तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। अब देखो आगे 20 प्लस 10 30, और ये 36। अब देखो जो ऑप्शन हमें XYR की वैल्यू ये पुट करने पर 36 आंसर देगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। अब चूंकि हमें पता है ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, पर इसमें चेक करके देख लेते हैं अपन, x प्लस वाई कितना, x प्लस वाई आपके पास कितना बन गया, सॉरी 9, और CR की वैल्यू 2। अब देखो
टू की वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि कितनी बनेगी 9 × 8/2। तो ये देखो 36 ही आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि 1 + x की पावर n और ये सीरीज आगे इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन कर दिया है, तो आपको ये वैल्यूज निकाल के बतानी है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आप खुद कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखो। यदि ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर से इसका सोल्यूशन देख लो। देखो मैं इसको किस तरीके से बता रहा हूँ, और आपका और मेरा यदि तरीका सेम आ रहा है तो आप ये मान के चलो कि आप जो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने की जो आपकी अप्रोच है ना, टेक्निक, वो सबसे इजीएस्ट टेक्निक है। ठीक है, जो मैं यहां पर जो आपको मेथड बता रहा हूं ना, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं। और यदि हमारे दोनों का मेथड यदि सेम आ रहा है तो आप ये मान के चलो कि आप जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करोगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को सबसे पहले सबसे कम टाइम में सोल्व करने वाले हो। तो देखो n की वैल्यू क्या मान लेंगे अपन, 1। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने भी n की वैल्यू 1 ही अज्यूम करी होगी। n की वैल्यू 1 अज्यूम करने पर ये क्या बना, 1 + x बनाना। और यहां से क्या बनेगा, n की वैल्यू 1 मानने पर आपको पता है, मैंने बताया कि लास्ट वैल्यूज को निकालना है मैं पहले। तो लास्ट वैल्यू क्या आएगी, c2x⁴ क्या बनेगी, c2x⁴। तो हमें c2x⁴ तक जाना है, जो कि यहां पर आ रहा है। तो ये बन गया c0 + c1x + c2x⁴। क्या कंपैरिजन करके आप निकाल सकते हो क्या, c0 कितना बनेगा 1, c1 कितना बना 1, c2 कितना बना 1। अब देखो ये c1 c2 c0 c1 c2 क्या है, ये देखो n को इसने लिखा नहीं है, n को हम एक बार के लिए गायब भी कर सकते हैं। ये nc0 है, ये nc1 है, ये nc2 है। इसका मतलब देखो ये है, आपको चीजें ये सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको जो वैल्यू निकालनी है ना, वो निकाल लेंगे c0 c1। अब सारी चीजें 1 ही है, तो 1 में से 1 यदि जाएगा तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 0। तो 0 जिस ऑप्शन में आ रहा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 0 आपको डायरेक्ट ही मिल रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये 0 नहीं देगा, ये 0 नहीं देगा, ये 0 नहीं देगा, ऑप्शन केवल फर्स्ट ही हमें 0 दे रहा है, तो वही हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनने वाला है। ये देखो आपके पास समेशन दिया गया है, समेशन में कुछ वैल्यूज हैं आपके पास, और इसके समेशन के एक्सप्रेशन में आपको x⁵ का कोफिशिएंट निकाल के बताना है। ठीक है, कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को सोल्व, आप वीडियो को पॉज करो और पहले इस क्वेश्चन को खुद से करने का कोशिश करो। यदि ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है आपसे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवाने जा रहा हूं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इस समेशंस का क्या करना है, एक्सप्रेशन करना है, इस समेशन का आपको एक्सपेंशन करना है। तो देखो m की वैल्यू 0 से आपको 100 तक जाना है ना, तो एक बार के लिए मैं देखो इसका समेशन लिख रहा हूं, एज इट इज देखो समेशन लिख रहा हूं मैं। तो देखो मैंने लिखा 100c, m को 0 पुट करना है, तो ये 0, x-3 और x-3 की पावर कितनी, 100 और 2 की पावर 0। ठीक है, एक बार के लिए मैं सारी वैल्यूज देखो लिख रहा हूं आपके सामने, 100c1, x-3 की पावर 99 और 2 की पावर 1, 100c2, x-3 की पावर 98 और 2 की पावर 2। क्या यही बनेगी क्या, आगे वाला पद क्या आएगा, 100c3, x-3 की पावर 97 और 2 की पावर 3। लास्ट स्टेप क्या मिलेगा हमारे पास, 100 देखो 100 तक जाना है ना, और x-3 की पावर 0 और 2 की पावर 100। क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन रहा है क्या, ये देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन रहा है, जहां पर 100 तो है उसकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर, x-3 है आपका पहला पद, 2 है आपके पास दूसरा पद, पावर देखो ऐसे ही चल रही है, पहली 100 है, 99 है, मतलब पहले पद की तो पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और जो सेकंड पद है, दूसरा पद है 2, उसकी पावर देखो लगातार इंक्रीज होते जा रही है। और ये प्रॉपर्टी किस में ही होती है, ये प्रॉपर्टी आपकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में ही होती है। तो ये देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास x-3 + 2 की पावर कितना, 100 का ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन रहा है। क्या समझ में आएगा, ये देखो x-3 को इसने पहला पद मान लिया, 2 को इसने दूसरा पद मान लिया, और इसकी पावर कितनी कर रहा है, 100। तो यदि ये ओपन करेंगे अपन बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो क्या अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या कि ये x-1 की होल पावर 100 है, और इसमें हम x की पावर 53 का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इसका हमें जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, जो कि क्या बनेगा, 100cr, क्या बनेगा 100cr, x की पावर क्या बनेगी 100 - r,
और -1 की पावर क्या बनेगी, क्योंकि ये -1 है ना, देखो -1 की पावर क्या बनेगी आर। अब यहां से देखो 100 है, एक्स की पावर केवल 100 माइनस आर ही आ रही है, लेकिन आपको चाहिए कितने, एक्स की पावर 53 चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, 100 माइनस आर को 53 के बराबर पुट करके आर की वैल्यू यहां से कितनी निकाल लोगे, 47 निकाल लोगे। इसका मतलब आर यदि आप यहां पर 47 पुट करोगे ना, तभी आपको इसका कोफिशिएंट मिल जाएगा और एक्स की पावर आपको आपके पास 53 आ जाएगी, और उससे आप कोफिशिएंट निकाल लोगे। तो कोफिशिएंट कितना बनेगा, 100 C 47, साथ में ही -1 की पावर क्या आ रही है, ओड है कि इवन है, ओड पावर है ना। तो ये देखो माइनस का साइन यहां पर ऑलरेडी हम बाहर ही लगा देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन में है क्या कहीं, ये हमारा राइट आंसर है वैसे तो, लेकिन ये दो आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा। प्लस का 100 C 47 नहीं मिल रहा है, क्या ये टिक लगा देंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि कोफिशिएंट तो देखो माइनस का आ रहा है, और माइनस का हमारे पास देखो यही आंसर आ रहा है, सिर्फ 100 C 53 ये आ रहा है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो हम 100 C 47 को हम 100 C 53 भी लिख सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से, मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी, जो NCR होता है ना, ये NC n-r के ही बराबर होता है। यहाँ पर जो R वैल्यू आती है ना, इसको आप इस n में से माइनस करके भी लिख सकते हो। तो 47 में से यदि 47 को यदि 100 में से माइनस करके लिखेंगे ना, तो हमें 53 ही मिलेंगे। तो हम इस 47 को 53 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी प्रॉपर्टी का अप्लाई करके, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, 1 + x की पावर n और 1 + 1 x की पावर n का आपको एक्सप्रेशन करके इसमें x से स्वतंत्र पद निकाल के बताना है। x से स्वतंत्र पद मतलब x से इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब होगा जिसमें x की पावर क्या बन रही होगी, x की पावर जिसमें 0 बन रही होगी, वही x से इंडिपेंडेंट कहलाएगा, ठीक है। क्या n के लिए सोल्व करोगे क्या इसको, आप जो n के लिए वैल्यू दी गई है, तो क्या इसको n के लिए सोल्व करोगे, नहीं, जरूरी नहीं है। हम इसमें n की वैल्यू 1 या 2 मानकर, कुछ भी मानकर सोल्व कर सकते हैं। अब 2 मानोगे तो यहाँ भी इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, यहाँ भी इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब n की वैल्यू हम 1 के लिए ही सोल्व करने वाले हैं। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, 1 + x + 1 + 1/x, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये बनेगा x + 1/x और ये देखो 2, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में x से स्वतंत्र पद कितना आ रहा है, देखो ये x से स्वतंत्र है क्या, 1/x, ये x स्वतंत्र नहीं है क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 आ रही है, यहाँ पर x की पावर -1 आ रही है, लेकिन ये जो 2 आ रहा है ये देखो स्वतंत्र है x से। क्यों, क्योंकि हम इसको 2 × x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब x से स्वतंत्र पद हमारे पास क्या आया, 2 आया इसमें। तो n की वैल्यू जिस ऑप्शन में 1 रखने पर हमें 2 आंसर मिलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये समझ में आएगा ये चीज़, क्योंकि हमने जिस हिसाब से क्वेश्चन किया, हमने n की वैल्यू 1 मान के किया, तब तो हमारे पास 2 आंसर आया, ठीक है। लेकिन इसने n को कुछ भी एज्यूम नहीं किया, इसने सिर्फ n के लिए हमें सॉल्यूशन दिया है इसका। इसने जो ऑप्शन दिए हैं ना हमें, वो n के लिए ही ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमने तो n को 1 मान लिया। तो ये भी कर सकते हैं अपन कि ऑप्शन में यदि हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जो ऑप्शन हमें 2 आंसर देगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखो, C0 की वैल्यू कितनी होगी, C0 का मतलब होगा इसमें NC0, क्या होगा, NC0, और n को हम 1 मान रहे हैं, तो इसका मतलब C0 का मतलब आप अंडरस्टूड चीजें हैं ये। आप C0 को 1C0 पढ़ोगे, C1 को आप 1C1 पढ़ोगे। इसी तरीके से देखो CN को आप क्या पढ़ोगे, CN को आप पढ़ोगे 1C1 ही पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो आपको क्या निकालना है, 1C0। अब C0 की वैल्यू तो 1 ही होगी, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 बनेगा, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई में है, 2 इसके मल्टीप्लाई में है, ना कि ये 2C1 है, 2C1 नहीं है, ये है NC1, और n को हमने 1 मान लिया, तो ये बन जाएगा 2 × 1C1, और 1C1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये 1 + 2 मिला के हमें क्या दे देगा, 3 आंसर दे देगा। अब आप ये पूछोगे कि आपने सिर्फ 2 ही टर्म को सोल्व कैसे किया, आपने आगे कैसे सोल्व नहीं किया। अब मैंने आगे इसलिए सोल्व नहीं किया क्योंकि यदि हम लास्ट स्टेप देखें इस सीरीज का, तो लास्ट स्टेप हमें क्या मिलना चाहिए, n + 1 n की स्क्वायर मिलना चाहिए। जब हम n को 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये देखो क्या मिला हमें, 2C2 का स्क्वायर। तो ये देखो 2C1 का स्क्वायर, मतलब सॉरी n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं ना, तो 2C1 का स्क्वायर हमें मिल रहा है। इसका मतलब इस सीरीज में हमारा लास्ट पद क्या होगा, यही हमारा लास्ट पद होगा। देखो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें 3 आंसर मिलेगा, ये नहीं होगा,
यहाँ पर देखो C1 C0 और C1 की वैल्यू 1 और 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये हमें 2 दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 8 के एक्सप्रेशन में आपको एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट निकाल के बताना है। अगर वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत छोटा है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे ना तो इसका सॉल्यूशन देखो काफ़ी बड़ा होने वाला है। काफ़ी बड़ा तो नहीं है, मतलब आपको एग्जाम ये यदि सोल्व करोगे तो 1 या 1.5 मिनट का टाइम इसमें आराम से लग ही जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि यदि आप 1-1.5 मिनट के सॉल्यूशन को आप नहीं करना चाहो, यदि आपके आगे मतलब इजी क्वेश्चन और पढ़े हैं, तो अब मेरा तो यही मानना है एक बार के लिए ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे निकल सकते हो। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर सॉल्यूशन की सीरीज लेकर आया हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन करवाऊँ, ताकि आपको भी कुछ डाउट ना रहे यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हम करेंगे ही, ठीक है, लेकिन इससे पहले सॉल्यूशन आप खुद करके देखोगे इसका कि आपसे ये सॉल्यूशन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। और आप करोगे कैसे, वीडियो का पॉज करना है एक बार के लिए, और वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। फिर मैं देखो आपको अब बताने जा रहा हूं। तो देखो इसका सॉल्यूशन आपके पास ऐसे बनेगा, जो कि यहां पर 3 पद आ रहे हैं, और बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने पद होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए ना। तो क्या हम इन तीनों पद को 2 पद बना सकते हैं क्या? ये बना लेंगे कैसे भी करके, हम देखो इनमें कुछ जोड़ सांट करके हम बना सकते हैं आसानी से। देखो ये है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस, यहां से x कॉमन ले सकते हैं क्या, तो कॉमन लिया तो ये बनेगा, बन गया कितना 1 माइनस एक्स, और इसकी पावर कितनी बनेगी 8। ठीक है, 2 पद आ गए, अब ये पहला पद और ये पूरा दूसरा पद, और इसकी पावर 8 का हम फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, 8c0, 1 की पावर 8 माइनस 0, और आगे वाले पद की पावर 0। तो कोई भी लिखना से फायदा नहीं है, क्योंकि 1 की पावर भी क्या बनेगी, 1 ही बनेगी, कोई भी लिख दो, और इसकी पावर 0 करेंगे तो वो भी 0 ही बनेगा, आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे। प्लस सेकंड पद भी आ जाते हैं, 8c1, 1 की पावर 8 माइनस 1, फायदा नहीं है लिखने का, सिर्फ यही लिखते चलेंगे अपन। तो देखो ये बनेगा x और 1 माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो देखो एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी 1 ना, तो ये मैंने लिख दिया 1 प्लस 8c2, आगे आप खुद कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 8c3, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और इसकी होल पावर कितनी 3। आगे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। देखो हम लास्ट वाला स्टेप लिख लेते हैं एक बार, 8c8, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और इसकी होल पावर कितनी 8। ठीक है, ये इसका बाइनोमियल मैंने एक्सप्रेशन खोल लिया। अब इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन खोलने से फायदा क्या हुआ, हमें तो सिर्फ x की पावर 10 वाला कोफिशिएंट चाहिए। तो क्या हम इस पूरे को सोल्व करके, इसका होल स्क्वायर ओपन करके, पावर 3 ओपन करके, पावर 4 ओपन करके, क्या हम x की पावर 10 निकालने वाले हैं क्या? तो ये तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये सोल्व करने लग गए तो हमारा एग्जाम का पूरा टाइम इसी क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हम नहीं करेंगे। तो हम करेंगे कैसे, देखो हम ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें वो पद छांटने हैं इसमें से, इस पूरी सीरीज में से केवल हमें वही पद छांटने हैं जहां से आपको x की पावर 10 मिलने वाला होगा। ठीक है, केवल वही पद ढूंढेंगे अपन जहां से आपको x की पावर 10 मिलेगा। तो क्या हम ये देख सकते हैं क्या? चलो ट्राई करते हैं अपन, देखो कैसे करेंगे। यहां से तो देखो हमें मिलने वाला है नहीं, ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसका मतलब यहां से तो एक्स स्क्वायर बना, और ये 1 माइनस एक्स। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करें तो यहाँ से आपको x की पावर 3 मिल सकता है, क्योंकि ये x है और ये एक्स स्क्वायर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको x की पावर 3 तक मिलेगा। मतलब यहाँ भी हमारा काम नहीं होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये x की पावर 4 बना, देखो एक्स स्क्वायर का भी तो स्क्वायर है ना, ये पावर होल पावर में है। ठीक है, ये एक ब्रैकेट और लगा है यहाँ पर, ये होल पावर में है, मतलब x की पावर 4 तो बाहर बनेगा, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा x का स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। इसका मतलब पावर 4 बाहर और पावर 2 अंदर, मतलब x की पावर 6 तक आपको यहाँ पर कोफिशिएंट मिल सकते हैं। तो यहाँ तक भी हमारा काम नहीं होने वाला। यहाँ पर देखो स्क्वायर और 3, मतलब बाहर तो पावर 6 है, ठीक है, अंदर मैक्सिमम पावर कितनी बन सकती है इसकी, 1 माइनस एक्स की पावर 3 बनेगा ना, और इसका मतलब मैक्सिमम पावर अंदर कितनी बनेगी 3। अब बाहर 6 है, अंदर 3 है, मतलब मैक्सिमम आपको पावर 9 तक ही मिलेगा, 10 तक नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं अपन, पावर 4 के लिए करके देखते हैं। देखो पावर 4 के लिए आपके पास ये बनाना 8c4 एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये करके देखते हैं क्या 10 मिल सकता है क्या।
एक्स स्क्वायर की पावर 4 मतलब बाहर तो आपके पास 8 पावर मिल जाएगी, ठीक है। अब अंदर आपको कितनी चाहिए, बाहर 8 मिल गई, पावर 10 बनाने के लिए अंदर आपके पास x की पावर 2 चाहिए ना, 2 मिल जाएगी क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर 4 तक बनेगा ये। तो 1 माइनस एक्स की पावर यदि 4 हो रही है तो उसमें x की पावर 0 वाला पद भी होगा, x की पावर 1 वाला पद भी होगा, x की पावर 2 वाला पद भी होगा, 3 वाला होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें x की पावर 4 तक पद हो सकते हैं। इसका मतलब हमें इस स्टेप से x की पावर 10 का कोफिशिएंट मिल सकता है। तो ये देखो हम एक बार के लिए यहाँ पर लिख लेंगे प्लस का साइन। आगे चलते हैं, 5 के लिए सोल्व करते हैं। तो देखो 5 में कैसे बनेगा, 8c5 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स और इसकी पावर 5। यहाँ पर देखो बाहर तो पावर 10 मिल गई पहले ही, अब 1 माइनस एक्स की पावर 5 है ना। हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि बाहर हमारे पास x की पावर 10 मिल गई हमें, तो अंदर हमें क्या चाहिए, सिर्फ x की पावर 0 वाला कोफिशिएंट ही चाहिए। तो 1 माइनस एक्स की पावर की 5 करेंगे अपन, तो उसमें x की पावर 0 वाला कोफिशिएंट भी होगा, 1 वाला होगा, 2 वाला होगा, 3 वाला होगा, 4 वाला होगा, इसके साथ साथ मैक्सिमम 5 तक वहाँ पर स्टेप होने वाले हैं। तो देखो हमें यहाँ भी x की पावर 10 का कोफिशिएंट आसानी से मिल जाएगा। चलो आगे और चलते हैं, क्या पता आगे और मिल जाए। 8c6 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 6। अब देखो x की पावर बाहर ही आपके पास कितनी बन गई होगी, x की पावर बाहर आपके पास 12 बन गई। अब अंदर हमें x की पावर -2 चाहिए x की पावर 10 बनाने के लिए। तो क्या 1 माइनस एक्स की होल पावर 6 में कहीं आपको x की पावर -2 मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि पावर 6 यदि आ रही है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको 0 मिल सकती है, 1 मिल सकती है, 2 मिल सकती है, मैक्स टू मैक्स आपके पास x की पावर 6 तक मिल सकती है, लेकिन 0 से छोटी आपको पावर नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये नहीं होगा, यहाँ से आपको x की पावर 10 नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यदि 7 कर देंगे तो वहाँ से तो वैसे ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब केवल इन्हीं 2 पदों से आपको x की पावर 10 का कोफिशिएंट मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो इस इतनी बड़ी सीरीज में से हमने 2 नंबर छांट लिए, अब इनमें से भी आपको x की पावर 10 वाले छांटने हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया कि यहाँ से आपको मिल सकते हैं, अभी तक हमने यही देखा था कि यहाँ से आपको x की पावर 10 का कोफिशिएंट मिल सकता है, लेकिन अब हम यहाँ से भी निकालेंगे कि मिलेगा कितना। अब हम यहाँ से निकालने वाले हैं, देखो कितना मिलेगा, 8c4 x की पावर बाहर क्या बनी 8 ना, अंदर कितनी चाहिए, पावर 2 चाहिए। तो देखो आपके पास कितना है, 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, इसमें से हमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसका उसकी होल पावर 4 ना ओपन करके आप इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से ओपन कर सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, 4c0 x की पावर 0 है ना, 4c1 x की पावर 1, आपको x की पावर 2 वाला चाहिए ना, प्लस 4c2 देखो x की पावर 2, x की पावर 2 का कोफिशिएंट यहाँ से कितना मिल रहा है आपको, 4c2 मिल रहा है ना, तो यही हमें चाहिए था, x की पावर 2 का ही चाहिए था। तो देखो x की पावर 8 और ये तो बना लेंगे इतना 10 बना लेंगे, और यहाँ से कोफिशिएंट कितना मिल गया, 4c2 मिल गया। क्या मिल गया, 4c2, ये बाहर है तो बाहर वाला भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस का साइन, यहाँ से 8c5। अब यहाँ से तो हमें x की पावर 5 में कुछ भी नहीं चाहिए, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट हमारे पास कितना बनेगा, 8c5 ही बनेगा। इसको अब हमें सोल्व करना है। 8c4 की वैल्यू क्या बनेगी, 8, 7, 6 और 5, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। 4c2 की वैल्यू कितनी, 4, 3/2 प्लस 8c5 की वैल्यू कितनी, 8c5 को अपन 8c3 भी लिख सकते हैं, और 8c3 कितना बनेगा, 8, 7, 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। तो ये 6 से 6 कैंसिल, यहाँ से देखो 4 टाइम और ये 4, 8 2 टाइम, ये 2 टाइम, मतलब यहाँ से देखो 7 × 5 35 × 2 70, 70 × 6 कितना, 420 प्लस यहाँ से 56। तो ये देखो आपके पास कितना, 476। इसका राइट आंसर आ जाएगा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी आपको, यदि आप कैलकुलेशन अच्छे से फास्ट कर सकते हो तो फास्ट कैलकुलेशन से आप इस क्वेश्चन को, देखो ज़्यादा तो कम नहीं करूंगा मैं क्योंकि 1 मिनट का टाइम इसमें लग ही जाएगा आराम से, चाहे कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर लेना आप, 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि P तथा Q लगभग बराबर हैं
है ना, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लगभग बराबर है P और Q, ठीक है। N की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपको इस वैल्यू का मान निकाल के बताना है, या फिर देखो ये आपके पास गिवन है तो आपको K की वैल्यू निकाल के बतानी है। तरीका वही है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि खुद से क्वेश्चन सोल्व हो गया तो आपको मेरा तरीका देखना है यहाँ से कि मैं कैसे सोल्व करवा रहा हूँ, और यदि खुद से क्वेश्चन को सोल्व नहीं हुआ तो भी आपको मेरा ही तरीका देखना है कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सोल्व करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो P और Q क्या दिए गए हैं, लगभग बराबर हैं, लगभग बराबर, इसका मतलब P और Q में से कुछ एक माइनर मतलब छोटा सा फर्क आएगा, जो कि हम कितना मान लेंगे, एक छोटी वैल्यू, कुछ चलो हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। तो देखो मैंने P को लिख दिया कि ये जो P है ना, ये बड़ा होगा किससे, Q से। कितना बड़ा होगा, x बड़ा होगा, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये हमने x मान लिया, और x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम कर ली, ठीक है। वैसे तो x वेरिएबल होता है, चलो आप x की जगह a मान सकते हो, लैम्डा मान सकते हो, कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, तो मैंने x ही मान लिया एक बार के लिए, ठीक है। P और Q लगभग बराबर हैं, तो P को मैंने मान लिया Q प्लस एक्स। P को जो Q प्लस एक्स माना है ना, ये यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखो ये बना आपके पास n प्लस 1, P की जगह मैंने पुट किया Q प्लस एक्स प्लस n माइनस 1। अब देखो ये कैलकुलेशन आप खुद से सोल्व करते रहना, और ये मल्टीप्लाई Q, तो पूरी इक्वेशन किस में बन जाएगी, P को मैंने अज्यूम कर लिया ना, तो पूरी इक्वेशन यहाँ पर आपके पास Q में आ जाएगी, ठीक है, प्लस n प्लस 1 और ये Q, ठीक है। P को भी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये Q प्लस एक्स अपॉन Q, और उसकी पावर कितनी K। क्या सोल्व कर सकते हो इसको, तो एन क्यू प्लस एन एक्स प्लस Q प्लस एक्स प्लस एन क्यू माइनस Q अपॉन यहाँ से एन क्यू प्लस एन एक्स माइनस Q माइनस एक्स प्लस एन क्यू प्लस Q, और ये किसके बराबर आएगा, यहाँ से देखो ये मैंने सोल्व कर लिया, 1 प्लस 1 एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस Q, और इसकी पावर कितनी K, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी Q से Q कैंसिल, एन क्यू प्लस एन क्यू क्या मिला, एन क्यू प्लस एन क्यू, 2nq ना, तो देखो ये 2nq प्लस यहाँ से nx और ये प्लस का nq, तो कॉमन ले सकते हैं क्या n को, अच्छा सॉरी ये एन क्यू तो हमने ऐड कर लिया, ये देखो एन एक्स प्लस एक्स बचा, ठीक है, तो मैंने एक्स को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आपके पास एन प्लस 1 एक्स मिला, ठीक है। इसी तरीके से ये एन क्यू और ये एन क्यू ऐड हो जाएंगे, तो 2nq प्लस यहाँ से एन एक्स और ये माइनस का एक्स, ठीक है, एन एक्स और ये देखो एन नहीं है, ये माइनस का एक्स है, ठीक है, यहाँ से भी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये n माइनस 1 और ये x मिल गया, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है, ये देखो 1 प्लस एक्स अपॉन Q की पावर K के ही ये बराबर चल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो आप 2nq ऊपर भी आ रहा है, 2nq नीचे भी आ रहा है, तो 2nq ऊपर और नीचे से दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो 2nq तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 1 प्लस n प्लस 1 और ये 2n, और इसको मैं x प्लस Q लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2n और x अपॉन Q, और ये वैल्यू देखो, अब ये मैंने सोल्व कर दिया इसको, अब x अपॉन Q है, x अपॉन Q है, x तो देखो बहुत छोटा नंबर है और x बहुत छोटा नंबर है, और इसमें यदि हम बड़ा नंबर डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी आएगी। और मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स नंबर 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए मैंने सोल्व करके बताया था कि ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ऐसे करके ये सोल्व होगा, ठीक है, ये मैंने बताया था ना, तो यही हम लगा देंगे। ये देखो यहाँ पर 1 आ रहा है और ये x अपॉन Q 1 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन अपन लगा देंगे, तो ये बनेगा देखो कुछ इस तरीके से, और इसके दो ही पद लेंगे अपन, तो 1 प्लस एक्स के अपॉन Q, इसके दो ही पद लेंगे अपन, ठीक है। ये वैल्यू इसके बराबर आ गई क्या, अब ये जो न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को हम ऊपर यदि भेजेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2n x अपॉन Q, और इसकी पावर तो 1 ही है, और पर इसकी पावर कितनी बन जाएगी, इस वैल्यू की पावर -1 बन जाएगी, और पावर -1 को हम फिर से इस तरीके से ओपन कर देंगे जैसा कि इसमें किया है मैंने, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, सेकंड पद के कोफिशिएंट में आ जाएगी। तो देखो कुछ ये ऐसे बनेगा, 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस है ना, तो इसके
मल्टीप्लाई में ये पावर माइनस की 1 आ जाएगी, तो ये प्लस का साइन किस में बन जाएगा, ये माइनस में बन जाएगा, और ये n-1/2n और x/q ये आ जाएगा, ठीक है। और ये बराबर है 1 + x k/q के। अब देखो यहां से जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहां भी आपके पास देखो क्या है, x/q है, यहां भी x/q है, यहां भी देखो x/q है। तो क्या अपन पूरी स्टेप को मल्टीप्लाई करके x/q की जो कोफिशिएंट बनेंगे उनका कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन कर लेंगे। यहां से देखो हमें सिर्फ x/q के ही कोफिशिएंट देखने हैं, तो 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें नहीं मिलेगा x/q। 1 को यदि इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो यहां से आपको क्या मिलेगा, -n-1/2n, और ये किसका कोफिशिएंट है, x/q का है ना, तो ये एक बार कहने मैंने लिख दिया। फिर इस नंबर को हम 1 से करेंगे तो भी हमें x/q मिल जाएगा, तो प्लस n+1/2n, और ये x/q का कोफिशिएंट है, तो ये मैंने लिख दिया। फिर इस नंबर को इससे करेंगे तो x² मिलेगा, ना कि x/q, तो ये हम शामिल नहीं करेंगे। और ये जो कोफिशिएंट बने ये किसके बराबर आ रहे हैं, x/q का कोफिशिएंट यहाँ से कितना है, k है, तो कोफिशिएंट को मैंने कंपैरिजन करके आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखो एलसीएम यहाँ से कितना बना, 2n, तो ये -n+1 + n+1 = k। यहां से देखो n से n कैंसिल, ऊपर बना 2/2n, 2 से भी 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आपके पास अल्टीमेटली 1/n आ जाएगी। तो k ही हमें निकालना था, तो 1/n ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि x 1 के सन्निकट है, सन्निकट का मतलब हुआ अप्रोक्स, यदि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अप्रोक्स 1 के ही बराबर है, तो आपको इस वैल्यू का सॉल्यूशन करके बताना है। यदि x यदि 1 के अप्रोक्स है ना, तो हम x को ये मान सकते हैं क्या कि ये तो 1 प्लस x तो है यहाँ पर, तो k मान लेंगे अपन कांस्टेंट। जैसे वहाँ पर हमने x माना था ना, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट हमने k मान लिया। क्या मान लिया कि जो x है वो 1 + k के बराबर है। क्या है, x = 1 + k। तो ये देखो x की वैल्यू आप 1 + k जो मान रहे हो ना, ये यहाँ पर पुट कर दो, 1 + k और इसकी पावर कितनी, b -b 1 + k और पावर a अपॉन 1 + k की पावर b -1 + k की पावर a। क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा क्या, 4n इंडेक्स वाला? कैसे बनेगा, देखो उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो आपके पास पहला पद 1 होना चाहिए, जो दूसरा पद आए वो 1 से छोटा होना चाहिए, पावर कुछ भी हो सकती है। तो देखो पहला पद 1 है, दूसरा पद k 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि हम देखो k को एक वेरी स्मॉल नंबर मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि x यदि 1 के सन्निकट है, 1 के अप्रोक्स है, एग्जैक्ट 1 नहीं है लेकिन 1 के अप्रोक्स तो है ना, इसका मतलब k एक बहुत ही छोटा नंबर होगा। तो देखो k 1 से छोटा नंबर भी है, पहला पद भी 1 है, तो हम वहां पर वो फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या कहता है कि a प्लस एक कोष्टक 1 प्लस जो पावर होती है ना, ये k के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये देखो क्या बनेगा, bk माइनस b और 1 + ak अपॉन, यहां भी वही कर देंगे, 1 + kb माइनस a, सॉरी ये माइनस का साइन भी मैं ओपन ही कर रहा हूं यहीं पे। तो देखो माइनस का 1 और माइनस ak, ठीक है। अब यहां से देखो आप मल्टीप्लाई जब करोगे इसको, तो देखो क्या बनेगा, a + abk माइनस b और माइनस abk अपॉन नीचे 1 से 1 कैंसिल, k को कॉमन ले सकते हैं क्या, तो k को यदि कॉमन लिया तो नीचे मिला b - a, ऊपर भी abk से abk कैंसिल, ऊपर मिला आपके पास a - b को हम ये लिख सकते हैं क्या कि ये तो माइनस का b - a है, ठीक है। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे b - a से b - a कैंसिल करके इसको -1/k बनाना है, और k की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे कितनी, k की वैल्यू 1 - x ना, तो 1 - x पुट करेंगे तो ये -1/1 - x बना, इसको हम 1/x - 1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/x - 1। तो 1/x - 1 कहाँ पे आ रहा है, सॉरी देखो ये x k की वैल्यू है, k की वैल्यू क्या बनेगी, x - 1 बनेगी ना, k की वैल्यू x - 1 बनेगी यहाँ से, तो इसको मैंने लिख दिया -1/x - 1, माइनस से अब कैंसिल कर देंगे, तो ये देखो 1/1 - x बनेगा। क्या बनेगा, 1/1 - x, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। देखो जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, अगर ऑप्शन में 1/x - 1 होता तो हमसे भी ये गलती हो जाती, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो देखो नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या गिवन है आपके पास,
क्वेश्चन नंबर 30 में है आपके पास ये वैल्यू है और इसके एक्सप्रेशन में आपको पूर्णांकीय पदों की संख्या निकालनी है। पूर्णांकीय पदों का मतलब आपको जो इंटीजर पद बनेंगे, इंटीजर टर्म बनेगी, उनकी आपको संख्या निकाल के बतानी है। ठीक है, तो √3 पहले तो हम इसको जो इसका जनरल टर्म है ना वो लिखने वाले हैं। ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे। तो इसका जनरल टर्म क्या बनेगा 256 C, R हमें पता नहीं है तो R लिख दिया। √3 को मैंने 3 की पावर 1/2 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 की पावर 1/2 करेंगे, लेकिन 3 की पावर 1/2 की पावर क्या बनेगी 256 माइनस R बनेगी ना, तो 256 माइनस R और ये पावर 1/2 मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 5 की पावर 1/8 है, 1/8 है, 5 की पावर 1/8 और इसकी पावर कितनी बनेगी R बनेगी। तो इसको मैंने लिख दिया R/8। क्या लिख दिया R/8 इसको लिख दिया। अब देखो ये जो टर्म है जनरल टर्म, ये जनरल टर्म का मतलब क्या है कि ये जो टर्म है ना ये इसके एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म को ये परिभाषित करेगा। R की वैल्यू आप 1 2 3 4 पुट करते जाओ तो आपको इस एक्सप्रेशन की प्रत्येक वैल्यू आपको मिल जाएगी। मतलब इस एक्सप्रेशन की प्रत्येक वैल्यू को हम यदि जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें तो ये एक ऐसा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये इसके एक्सप्रेशन को ही प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास इसके पूर्णांकीय पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। यदि R आपको इस तरीके से मानना पड़ेगा, R आपको इस तरीके से मानना पड़ेगा ताकि ये पूरा पद क्या बने, एक इंटीजर बने। और वो कब बनेगा, जब आप यहाँ से जो पावर बन रही है ये पावर देखो 256 माइनस R/2 और ये पावर कितनी है R/8। यदि ये राउंड में जो फिगर लिखा है मैंने, यदि ये आपके पास एग्जैक्ट इंटीजर आ जाए तो आप ये जो पूरा नंबर है इसको एग्जैक्ट इंटीजर बोल सकते हो। कैसे, यदि ये देखो फ्रैक्शनल में आ गया आपके पास, मान के चलो ये जो 3 की पावर है ये फ्रैक्शनल में 1/2 मिल गई आपको, तो क्या अपन इसको अब इंटीजर बोल सकते हैं क्या? ये इंटीजर नहीं है। अगर हाँ ये आपके पास फ्रैक्शनल इंटीजर आ जाता, देखो यदि 2 आ जाती ये पावर वाली वैल्यू तो अब ये 9 बन जाता। इसका मतलब अब ये इंटीजर है। तो इसका मतलब जो मैंने राउंड में फिगर लिखा है ना, ये दोनों फिगर एक साथ क्या आना चाहिए, आपके पास इंटीजर आना चाहिए, तभी इस पूरे नंबर को हम इंटीजर बोल पाएंगे। तो R की वैल्यू क्या क्या मान सकते हो आप, R पहले 0 अज्यूम करके देखो। R यदि 0 अज्यूम करेंगे तो ये इंटीजर बन जाएगा, ये भी इंटीजर बन जाएगा, मतलब 0 पॉसिबल है। ठीक है, 1 के लिए ये इंटीजर नहीं, ये भी इंटीजर नहीं। 2 के लिए ये इंटीजर बनेगा लेकिन ये इंटीजर नहीं बनेगा। 3 के लिए, अब देखो यहां से हर एक वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। 0 के बाद में ये इंटीजर आपको कब मिलेगा, जब आप R की वैल्यू 8 पुट करोगे। 8 से पहले कहीं पर भी आपको इंटीजर नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये वैल्यू देखने से फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें दोनों एक साथ इंटीजर प्रूव करने हैं ना। तो R की वैल्यू अब आप 8 पुट कर सकते हो और 8 पर ये भी इंटीजर ही होगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए R की, 8 के बाद में 16 होना चाहिए ना, तभी ये इंटीजर बन पाएगा, नहीं तो ये बनेगा नहीं बनेगा ये। और R की वैल्यू 16 पर ये तो इंटीजर बनेगा ही वैसे ही, तो 16 ऐसे करके ये 24 और ऐसे करके R की वैल्यू आपको कहाँ तक ले जानी है। देखो R की वैल्यू 256 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो R की वैल्यू आप मैक्स टू मैक्स 56 तक जा सकते हो और 256 तक ये दोनों ही क्या बनेंगे, इंटीजर बनेंगे। ठीक है, अब देखो R के जितने भी मान आए, R के आपके पास जितने भी मान आए उतने ही क्या मिलेंगे आपको, इसके एक्सप्रेशन में इंटीजर टर्म मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्या इनको काउंट करके निकाल सकते हो क्या? तो देखो ये AP बन रही है और AP हम लास्ट टॉपिक में ही हमने पढ़ा था। देखो nवां टर्म का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। nवां टर्म यहाँ से कितना है 256 है ना, फर्स्ट टर्म कितना है 0 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 8 और ये nवां टर्म कितना 256। तो यहाँ से n निकालने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 256/8 तो ये कितने टाइम होगा 32 टाइम डिवाइड और 32 + 1 तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। तो हमें कितने पद मिलेंगे इसके 33 ही पद मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये जो एक्सप्रेशन है इसके एक्सप्रेशन में आपको t की पावर 24 का कोफिशिएंट निकाल के बताना है। कैसे करोगे, तरीका वही है, पहले खुद से सोल्व करना है। सोल्व हो गया तो फिर से भी मेरा सॉल्यूशन देखना है और यदि सोल्व नहीं हुआ तो भी आपको मेरा ही सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, पहले ये एक्सप्रेशन सोल्व करके देखो आप, और इसके एक्सप्रेशन में आपको क्या निकालना है, आपको x की पावर आपको 24 की वैल्यूज आपको निकाल के x की पावर 24 का कोफिशिएंट निकालना है। तो पहले ये एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे, ये तो आपके पास मल्टीप्लाई में आ रहा है। चलो पहले इन मल्टीप्लाई को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा 1 + t की पावर 12 प्लस t की पावर 24 प्लस t की पावर 36। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ठीक है, ये क्या है 1 + t का स्क्वायर और इसकी पावर 12। ये हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सोल्व करना पड़ेगा, इसको हम एक बार के लिए छेड़ेंगे नहीं। ठीक है,
तो ये मैंने लिख दिया 1 प्लस टी की पावर 12 प्लस टी की पावर 24 प्लस टी की पावर 36। इसको अपन बाइनोमियल से करेंगे, ठीक है। इसको यदि बाइनोमियल से करें तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा 12c0, आगे 1 की पावर कुछ बनेगी और टी स्क्वायर की पावर 0 बनेगी, तो फायदा नहीं है। 12c1 टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर की पावर 1 है तो ये टी स्क्वायर ही है, प्लस 12c2 टी स्क्वायर की पावर 2 मतलब टी की पावर 4, 12c3 टी स्क्वायर की पावर 3 मतलब टी की पावर 6, प्लस लास्ट टर्म क्या मिलेगा 12c12 टी स्क्वायर की पावर 12, टी स्क्वायर की पावर 12 का मतलब 24। आपको निकालना क्या है, टी की पावर 24 का कोफिशिएंट निकालना है। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करो इसको पूरे से, 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करो, जो पद आपको टी की पावर 24 का कोफिशिएंट मिले उसको उठा लो, ठीक है। 1 को यदि इससे क्या नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, लास्ट वाले से मिल जाएगा। कितना, देखो टी की पावर 24 आ रहा है, जो का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, जिसका कोफिशिएंट 12c12 मतलब एक कोफिशिएंट, तो ये मिल गया, ठीक है। टी की पावर 12 से यदि पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। कब मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, यदि टी की पावर 12 यहाँ पर आ रहा है तो टी की पावर 24 कब मिलेगा, जब यहाँ पर आपको कौन सा पद मिले, टी की पावर 12 वाला मिले। और टी की पावर 12 वाला पद यहाँ पर क्या होना चाहिए, टी की पावर देखो 12 आ रही है तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, टी की पावर देखो 2 बन रही है ना यहाँ पर, तो टी की पावर 2 की पावर 6 हुई होगी, तभी आपको ये मिला था ना। तो 6 का मतलब ये देखो आर है कहीं ना कहीं, तो 12c6 टी की पावर 12 वाला पद यदि टी की पावर 12 से मल्टीप्लाई होगा तभी आपको ये टी की पावर 24 का कोफिशिएंट देगा। और ये हमने 12c6 कैसे निकाला, देखो टी की पावर 24 कब बना, देखो हर एक स्टेप में टी की स्क्वायर की पावर हो रही है, तो 12 क्या बनेगा, टी स्क्वायर की पावर 6 बनेगी, तभी तो 12 मिलेगा ना आपको। और ये 6 पावर क्या होती है, यही आपके पास आर की वैल्यू होती है, तो 12c मैंने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। तो आपके पास एक कोफिशिएंट क्या आ गया 12c6। 24 यदि मल्टीप्लाई होगा, 24 यदि मल्टीप्लाई होगा तो ये इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तभी आपको टी की पावर 24 का कोफिशिएंट मिलने वाला है। तो ये 12c0 मैंने लिख दिया, तो ये 3 ही नंबर आएंगे आपके पास। 36 को किसी भी स्टेप से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये वैल्यू 1 प्लस ये वैल्यू सोल्व कर सकते हो, सॉरी ये सोल्व इसने नहीं कर रखी तो हम भी नहीं करेंगे, ऑप्शन में इसने कर ही नहीं रखा है, ठीक है। 12c0 की वैल्यू भी 1, तो आपके पास 12c6 प्लस 2, ये कौन से में आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। देखो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इतना हार्ड नहीं है। तो आप वीडियो को अभी के लिए पॉज करो, यहाँ पर ही देखो वीडियो को आपको यहीं पर पॉज करना है और ये क्वेश्चन आपको पहले खुद से सोल्व करना है, ताकि मैं आपका इसका सॉल्यूशन आपको अभी बता सकूं, आपके जो डाउट आए वो आपको अभी यहाँ पर ही मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करी होगी और आपसे सॉल्यूशन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये देखो हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है बाइनोमियल और इसका आपको x की पावर 7 का आपको कोफिशिएंट लेना है, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास ये, और इसमें आपको x की पावर -7 का कोफिशिएंट लेना है और दोनों कोफिशिएंट क्या करने हैं, बराबर प्रूव करने हैं। तो आपको ये कंडीशन बतानी है कि कौन सा इसमें राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में यदि मैं x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालूं तो क्या यहाँ से इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, क्या हमें जनरल टर्म हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन देखो यदि आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे धीरे धीरे तो आपको पूरा जनरल टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से r की ही वैल्यू चाहिए ना, और r की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, यदि हमें x की पावर मिल जाए यहाँ से। क्यों, क्योंकि हमें x की पावर 7 से इसका कंपेरिजन करना है, तो कैसे ना करके इसके जनरल टर्म में हमें किसी ना किसी तरीके से यदि इसके जनरल टर्म में हमें x की पावर का पता चल जाए और उस x की पावर का जो बनेगा, x की पावर जो बनेगी उसको हम यदि x की पावर 7 के कोफिशिएंट से यदि कंपैरिजन कर पाएं तो हमें r की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो पूरा टर्म तो देखो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ये 11c r ax² की पावर 11 माइनस r और 1 अपॉन bx की पावर r, ऐसा ही बनेगा ना। अब देखो हमें पूरा लिखने से कोई मतलब नहीं था, हमें सिर्फ x की पावर ही चाहिए थी यहाँ से, तो पूरा हम क्यों लिखेंगे, पूरा तो हम बाद में जब इसका जो वैल्यू निकालनी होगी ना तभी हम लिखते हैं, ठीक है। तो x² है ना, x², इसकी पावर क्या बनेगी 11 माइनस r ना, और स्क्वायर है तो ये 11 माइनस r से क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। नीचे क्या बना 1 अपॉन x है और 1 अपॉन x की पावर क्या बनेगी
आर बनेगी। और 1/x की पावर यदि आर है तो x ऊपर जाके x की पावर क्या बननी चाहिए, माइनस आर ना, तो ये माइनस आर बन जाएगी। ये देखो x की पावर में ही चल रहा है और ये x की पावर देखो 7 के इक्वल में है, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं अभी, है ना। तो x की पावर 7 से यदि इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये देखो आपके पास 22 माइनस 2r और माइनस आर इज इक्वल टू 7। तो r की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 5 मिल गई। पहले वाले से हमें कितनी मिल गई, 5 मिल गई। तो इसका हम कोफिशिएंट निकाल लेंगे। अब देखो जब कोफिशिएंट निकालेंगे, जब हम x की पावर नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि x की पावर यदि यदि r की वैल्यू यदि 5 पुट करेंगे तो हमें x की पावर 7 ही मिलने वाली है। तो हम x की पावर नहीं देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। हम सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या मिला, कोफिशिएंट क्या मिलेगा, 11c5। a की पावर 11 माइनस आर, मतलब a की पावर यदि 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 अपॉन b की पावर r, b की पावर 5। ये कोफिशिएंट मिल गया। और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये देखो हम पहले सेकंड के लिए भी r निकाल लेते हैं। इसके लिए यदि अपन r निकालेंगे तो अब की बार देखो x की पावर, देखो मैं सिर्फ x की पावर लिख रहा हूं, तो x की पावर 11 माइनस आर 1/x², 1/x² की पावर r, मतलब 1/x की पावर 2r। x की पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर -2r। तो देखो x की पावर -2r यहाँ पर, और इसको मैंने कंपेयर करना है -7 से। तो 11 माइनस 3r इज इक्वल टू -7। r की वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी, 6। r आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 6 मिलेगा ना। तो कोफिशिएंट निकाल लेंगे हम यहाँ से। देखो a की पावर पहले लिखेंगे 11c r का मतलब 6, ठीक है। a की पावर 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 का मतलब 5 अपॉन b की पावर r मतलब 6, ठीक है। कैंसिल हो रहा है क्या, सबसे पहले तो मैं इनको कैंसिल करूंगा कि जो 11c5 और 11c6 कैंसिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी शायद। अब ncr को हम n माइनस आर भी कर सकते हैं ना। तो ये देखो आपके पास 11c5 है, इसको हम 11c6 भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इनको दोनों की कैंसिल कर दिया। अब देखो a की पावर 6 और a की पावर 5 कैंसिल, तो यहाँ पर a बचा। b की पावर 5 और b की पावर 6, तो यहाँ पर b बचा। तो देखो a और b को यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे तो जो a और b है इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, a और b का मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। तो ए और बी का मल्टीप्लाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपने भी इस क्वेश्चन को कुछ इसी तरीके से सोल्व किया होगा, ठीक है। तो देखो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप भी क्वेश्चन को सोल्व करते रहना। यदि हमारा ये जो सेशन अच्छा लगा है आपको, हमारे जो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका यदि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं इनको आप लाइक कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा दिए गए सॉल्यूशंस यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो आप पर डिपेंड करता है कि आप करें या ना करें, लेकिन यदि अच्छे लग रहे हैं तो आपको देखो करना, मतलब आपका ये दायित्व बनता है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब आपका दायित्व है, ठीक है। तो देखो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आगे वाले क्वेश्चंस आप सोल्व करते रहना, ठीक है।